हेलो एंड वेलकम इन जीएस विजन। दिल्ली में वहां के लोगों को लॉकडाउन में घर में रहने की सलाह दी जा रही है, परंतु दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पिछले 2 महीने से 12 बार आए भूकंप वहां के लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने पर मजबूर कर देते हैं। तो 2 महीने में 12 बार भूकंप बहुत बड़ी बात है, परंतु अच्छी बात यह है कि जितने भी भूकंप आए हैं इन सब की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी 5 से कम है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंदर। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे वनदरोगा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 16 जून से हमारा वनदरोगा यानी कि फॉरेस्टर बैच शुरू हो रहा है। इसमें हम लगभग 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 40 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे, साथ में कुछ अदर क्विज़ेस मिलेंगे। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, पहले उस पर आप व्हाट्सएप करें। आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है। तो दिल्ली में जो भूकंप आए हैं पिछले 2 महीने से 12 बार भूकंप, तो ये उनकी लिस्ट है। कहीं कहीं ये भी दिखता है कि भूकंप जो है वो 15, 16, 17 बार आए हैं, लेकिन लगभग 12 भूकंप तो आ चुके हैं। इन सब में एक अच्छी बात यह है कि इनकी जो तीव्रता इंटेंसिटी है वो सबकी 5 से कम है। अगर आप इनकी तीव्रता देख रहे हैं तो देखिए तीव्रता जो है सारे भूकंप की जो है वो 5 से आपको कम मिलेगी। और सबका जो एपिसेंटर है, एपिसेंटर मतलब अधिकेंद्र, वो दिल्ली और उसके आसपास के रीजन में है। इसका देखिए, और इन सबकी गहराई लगभग 20 किलोमीटर से कम है। तो ये वो 12 भूकंप हैं जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आए हैं। तो पूरा समझने से पहले हम जरा टॉपिक का थोड़ा बेस जान लें कि भूकंप कितनी गहराई से कैसे आता है, भूकंप की तीव्रता हम जो है वो कैसे नापते हैं। तो सबसे पहले भूकंप की तीव्रता नापने के लिए एक स्केल का प्रयोग होता है जिसका नाम होता है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल को चार्ल्स रिक्टर ने 1935 में बनाया था। रिक्टर स्केल में कुल नंबर होते हैं 10, 1 से लेके 10 तक। बहुत बार सवाल पूछा है कि रिक्टर स्केल में नंबर कितने होते हैं, तो 1 से लेके 10 तक होते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि रिक्टर स्केल में जो अगला नंबर होता है वो पिछले नंबर की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता के भूकंप को प्रदर्शित करता है। मतलब जो 4 पर आया भूकंप होगा और जो 5 पर आया है, तो जो 5 पर आया भूकंप है वो 4 पर आए भूकंप की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता वाला होगा। फिर एक बात और भी है कि अगले नंबर पर आया भूकंप पिछले नंबर पर आए भूकंप की तुलना में 33 गुना अधिक या 33 गुना जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। तो मतलब जो एनर्जी भूकंप की 4 पर थी और जो 5 पर आएगी, तो 5 पर आई एनर्जी 4 पर आई एनर्जी की तुलना में 33 गुना होगी। मतलब प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप दर्शाती है, और प्रत्येक अगली संख्या पिछली संख्या की तुलना में 33 गुना यानी कि 33 टाइम्स अधिक एनर्जी को दर्शाती है। अगर भूकंप जो आता है रिक्टर स्केल में नापते हैं, तो ये लो है, जो डेंजरस है आपका, वो डेंजरस 5 और 6 के बाद जो आपका डेंजरस अर्थक्वेक है वो शुरू हो जाते हैं। जो रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक माने जाते हैं कि ये जो अगर रिक्टर स्केल पर तीव्रता 1 है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे डेली आते रहते हैं, 2 तक डेली आते हैं, 3 तक डेली आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद जो 5 वाला है ये मंथली आता है, और मतलब मंथली बार-बार आ सकता है, और जो है ये हर एक 10 साल में आता है। जो 6 तीव्रता वाला है ये लगभग 30 साल में आता है, क्योंकि इससे विनाश जो है वो बहुत बड़ा विनाश होता है। 7 वाला जो होता है ये 50 साल में एक बार आता है, और इससे विनाश और भी बड़ा होता है। जो 8 तीव्रता वाला है ये लगभग 100 साल में आता है। 9 वाला लगभग 300 साल में आता है, और 10 वाला सुपर जिसे बोलते हैं ये लगभग 1000 साल बाद आता है। तो 10 भूकंप का मतलब है कि आप जहां पर हैं वहीं पर ही आपकी समाधि बन जाएगी। तो ये तो थे भूकंप की तीव्रता कैसे नापेंगे। फिर भूकंप की गहराई नापने के लिए एक स्केल है, इसका नाम है मर्कली स्केल। ये मर्कली ने बनाया था, 1902 में बनाया था। इसमें 12 नंबर होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। रिक्टर में 10 नंबर थे, इसमें 12 नंबर होंगे, और इसमें जो जिन नंबर हैं वो जनरली रोमन में ही लिखे होते हैं। इसके अलावा अगर आपको भूकंप के बारे में जानना है तो हर भूकंप पे क्या होता है कि भूकंप का एक ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन पॉइंट मतलब जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है। तो जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है ऐसा पर पृथ्वी के अंदर ही होता है।
तो जहां से शुरुआत होगी इसको बोलते हैं भूकंप का फोकस या हाइपोसेंटर बोलते हैं। तो फोकस आप सभी ने सुना है, याद रखिए इसको इंग्लिश में हाइपोसेंटर भी कहते हैं, हिंदी में इसको उद्गम केंद्र कहते हैं। यानी कि जहां से भूकंप की शुरुआत होगी उसको हम उद्गम केंद्र बोलेंगे, यानी कि फोकस बोलेंगे। फिर फोकस से जो भूकंपीय तरंगे हैं, इनके वेव्स हैं, वो चारों ओर जाएंगी, इधर उधर। एपिसेंटर क्या होता है? जहां पर सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है। यहां पर हम लोग रहते हैं, इसे बोलते हैं क्रस्ट। तो क्रस्ट का वो पार्ट जहां सबसे पहले भूकंप का अनुभव होता है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर। तो फोकस जहां से भूकंप की शुरुआत हुई है उसको फोकस बोलेंगे। एपिसेंटर जहां सबसे पहले भूकंप को फील किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। इस डायग्राम में आप और अच्छे से देख सकते हैं, ये फोकस था। फोकस के बाद देखिए जो वेव्स हैं वो हर तरफ जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी। लेकिन इधर जब जाएंगी तो क्रस्ट तक आते आते उनको लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। लंबा डिस्टेंस कवर करके जो वेव्स हैं वो क्रस्ट पर आके बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती। अधिक नुकसान कहां पहुंचाती है? बिल्कुल यहां से सीधा ऊपर जो होता है आपका एपी सेंटर। तो सवाल पूछता है कि भूकंप आने पर सर्वाधिक नुकसान कहां होता है? तो एपी सेंटर पर ही सर्वाधिक नुकसान जो है वो होता है। और एपिसेंटर हमेशा फोकस के जस्ट ऊपर ही आपको मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसी एपिसेंटर पर एक यंत्र लगाते हैं सिस्मोग्राफ, जिससे भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, भूकंप की गहराई यानी कि डेप्थ के बारे में जो है आप लोगों को पता चलता है। भूकंप के कारणों की बात करें तो देखिए भूकंप किन कारणों से आता है? भूकंप आने के पीछे कारण नंबर 1 ज्वालामुखी वोल्केनो होता है। तो जहां वोल्केनो आता है वहां से मैग्मा जब बाहर आता है तो उसकी वजह से पृथ्वी पर हलचल होती है तो भूकंप आता है। दूसरा कारण है कि जो कई बार हम कोयला, तांबा, सोना, हीरा इन सब के लिए खदान होते हैं। कई बार उन खदान यानी कि माइंस की जो छत है वो गिर जाती है। तो जब इतना मलबा एक संग गिरता है तो उससे भी धरती कांपती है, उससे भी भूकंप आ सकता है। तीसरा न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि परमाणु परीक्षण जो करते हैं और जो केमिकल टेस्ट करते हैं उनकी वजह से भी भूकंप आता है। और चौथा बड़े-बड़े डैम, जब डैम बड़े-बड़े बन जाते हैं उनकी वजह से भी भूकंप का खतरा रहता है। लेकिन दुनिया में सर्वाधिक जो भूकंप आते हैं वो टेक्टोनिक भूकंप होते हैं। टेक्टोनिक बोले तो प्लेट विवर्तनिकी भूकंप होते हैं। प्लेट क्या होती है? अब सबसे पहले हम जो हैं हम क्रस्ट पे रहते हैं और जो क्रस्ट का पार्ट है यानी कि जहां पर हम रहते हैं यहां से लगभग 80 से 120 किलोमीटर गहराई तक का क्षेत्र प्लेट कहलाता है। इसको हम बोलते हैं प्लेट। तो प्लेट जो है दुनिया में कुल 7 प्लेट हैं। हम पूरी दुनिया 7 प्लेटों पर टिकी हुई है। प्लेट्स मूवमेंट करती हैं। प्लेट की जो मूवमेंट होती है, प्लेट्स मूवमेंट जो है वो 3 तरीके की होती है। तो यही 3 तरीके की प्लेट मूवमेंट जो है वो भूकंप के पीछे कारण बनती हैं। पहली जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं कन्वर्जन मूवमेंट। कन्वर्जन मूवमेंट यानी कि प्लेटों की अभिसारी गति, कन्वर्जन मूवमेंट। कन्वर्जन मूवमेंट क्या होता है कि 2 प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं। 2 प्लेट जब एक दूसरे की ओर आएंगी तो मान लीजिए कि ये अच्छा प्लेट 2 तरीके की होती हैं। एक होती है ओशनिक और एक होती है कॉन्टिनेंटल। ओशनिक मतलब महासागरीय, कॉन्टिनेंटल मतलब महाद्वीपीय। याद रखिए जो ओशनिक प्लेट होती है यानी कि महासागरीय प्लेट होती है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट की तुलना में भारी होती है। भारी मतलब हैवी होती है। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे अगर ये दोनों ही कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट होती तो दोनों का जो वॉल्यूम होता वो लगभग इक्वल होता, तो दोनों प्लेट आपस में टकराती तो भारी नुकसान होता, बहुत भारी नुकसान होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि ये जो प्लेट है, ये जो इधर प्लेट आएगी ये आपकी ओशनिक प्लेट होगी। ये जो इधर प्लेट आ रही है ये आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। लेकिन ओशनिक प्लेट मैंने चूंकि बोला कि भारी प्लेट होती है तो भारी प्लेट जो है वो हमेशा नीचे की ओर चली जाएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो जब ओशनिक प्लेट नीचे गई, कॉन्टिनेंटल प्लेट इसके ऊपर आ गई, तो जैसे नीचे जाएगी तो नीचे अर्थ में टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा, तो ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से प्लेट जो है वो मेल्ट होना शुरू होती है। जब प्लेट मेल्ट होती है इसकी इससे बनता है मैग्मा। यही मैग्मा बाहर आने के लिए जोर मारता है। बाहर आने के लिए जोर मारेगा तो वो क्रस्ट को तोड़ कर आएगा। लेकिन मैग्मा पहली बार में बाहर नहीं आता, वो क्रस्ट पर जोर तो मारता है लेकिन बाहर नहीं आ पाता। तो इसकी वजह से क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। दुनिया में सर्वाधिक भूकंप जो है वो इसी जोन में आते हैं, प्लेटों की इसी मूवमेंट में। जब प्लेटें एक दूसरे की ओर आती हैं इसे बोलते हैं प्लेटों की कन्वर्जन मूवमेंट यानी कि प्लेटों की अभिसारी गति इसे कहा जाता है। दूसरी जो रीजन है, दूसरा रीजन है प्लेटों की अपसारी गति। अपसारी बोले तो डायवर्जन मूवमेंट इसको हम बोलते हैं।
डायवर्जन मतलब जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं। अब जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो क्या होगा कि जो जो बीच में ये जो पार्ट है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर हमेशा टेम्परेचर अधिक है, तो मैग्मा तो आपको हमेशा ही मिलेगा। जो मैग्मा है या जो बीच में जो एनर्जी थी, उस एनर्जी को बाहर आने का मौका मिलेगा, तो इससे भी आपके भूकंप आएंगे। यानी कि पहला अभिसारी गति, दूसरा अपसारी गति, कन्वर्जन मूवमेंट, और दूसरा हो गया डायवर्जन मूवमेंट। तीसरी जो मूवमेंट होती है इसको बोलते हैं रूपांतरित गति, यानी कि ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट क्या होता है कि जब दो प्लेट पैरेलल जो हैं वो चलती हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। तो दोनों प्लेट कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जनरली होती हैं। तो होता क्या है कि दोनों प्लेट जब एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं तो प्लेटों में कई बार टकराव होता है ये, और टकराव से क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, और इस घर्षण से आते हैं भूकंप। मैंने आपको बताया था कि पहली मूवमेंट कन्वर्जन मूवमेंट थी। कन्वर्जन मूवमेंट के भूकंप बहुत आते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक भूकंप जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट के ही होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लेटें ज्यादा गहराई पर नहीं टकराती, कम गहराई पर टकराती हैं, और भूकंप जितना कम गहरा होगा उतना अधिक खतरनाक होगा, और भूकंप जितना अधिक गहरा होता है उतना उतना कम खतरनाक होगा, और भूकंप जितना कम गहरा होगा उतना अधिक ज्यादा खतरनाक ये हो जाता है। तो ये तो थी प्लेट्स की बात। तो वर्ल्ड में आपकी ये वर्ल्ड के मैप में मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये आपकी अफ्रीकन प्लेट है, ये यूरेशियाई प्लेट है, ये आपकी इंडियन प्लेट है, ये अंटार्कटिका प्लेट है, ये आपकी पैसिफिक प्लेट है। तो पैसिफिक प्लेट यानी ओशनिक प्लेट, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन प्लेट हो गई। तो होगा क्या, यहाँ पर कौन सी मूवमेंट हो रही है, कन्वर्जन मूवमेंट। तो सर्वाधिक भूकंप और ज्वालामुखी आपके इसी रीजन में आते हैं। ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको डायवर्जन पढ़ाया था। डायवर्जन मतलब जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ये जा रही है इधर, ये जा रही है इधर, तो ये जो पार्ट है इसमें हो रही डायवर्जन मूवमेंट। यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, ये वाला, ये जो यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट में हो रही है, ये ट्रांसफॉर्म मूवमेंट है। यानी कि भारत में जितने भूकंप आते हैं उन सब के पीछे मुख्य कारण जो है वो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट ही है। जो भारत है, भारत कभी पहले गोंडवाना लैंड का पार्ट होता था। गोंडवाना लैंड जो था वो साउथ हेमिस्फीयर में था, लेकिन प्लेटों की मूवमेंट की वजह से भारत धीरे धीरे जो है वो यूरेशियाई प्लेट की ओर बढ़ता है। यहाँ पर देखिए आपको दर्शा रहा है साफ साफ कि 70 मिलियन इरेगो भारत यहाँ पर था, 50 मिलियन इरेगो भारत यहाँ पर था, और अब भारत जो है वो यहाँ पर पहुंच गया है। तो ये यूरेशियाई प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा रही है। तो दोनों प्लेट के टकराने से जो है वो यहाँ पर इस रीजन में आपके भूकंप आते हैं। अभी भी भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है। हर साल लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर भारतीय प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे चली जाती है, जिस कारण इस क्षेत्र में खतरनाक भूकंप आते हैं, जिससे भारी नुकसान जो है वो होता है। अब बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में क्यों भूकंप आ रहे हैं? तो देखिए सबसे पहले ये जो जो भूकंप की बेल्ट है, ये पूरी ये बेल्ट है हिमालयन वाली, यहाँ पर खतरनाक भूकंप आएंगे। दिल्ली भी इसी बेल्ट के आसपास पड़ता है। देखिए उससे पहले जो भारत है, भारत को 4 अर्थक्वेक जोन में बांटा गया है। 4 अर्थक्वेक जोन, जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, 4 एंड 5। जोन नंबर 1 नहीं होता, इस बात को आप समझिए। सबसे खतरनाक जो है वो जोन नंबर 5 है। जोन नंबर 5 कहां पर है? ये हिमालयन रीजन है, ये वाला है, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। इधर ये वाला पार्ट हो गया, और इधर नॉर्थ ईस्ट का हिमालय का रीजन जो है जोन नंबर 5 में आता है। इधर जो कच्छ वाला रीजन है गुजरात में, इसको भी जोन नंबर 5 में लिया गया है। इसके अलावा जोन नंबर 5 से नीचे का जो मैदानी क्षेत्र है उसको जोन नंबर 4 में लिया गया है। जोन नंबर 4 और 5 दोनों ही खतरनाक हैं। इसके बाद जो आपका जोन नंबर 2 है, उसमें आपका जितना भी प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुलर इंडिया जो है, ये आपका जोन नंबर 2 में आता है। रेस्ट पार्ट जोन नंबर 3 में आता है। तो जोन नंबर 2 और 3 में बहुत खतरा नहीं है। बहुत खतरा जो है वो जोन नंबर 4 और 5 में ही पाया जाता है। तो दिल्ली जो है, दिल्ली जोन नंबर 4 में है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माइक्रोसिस्मिक जोनिंग मैप, जो दिल्ली का लगभग 30% जो क्षेत्र है वो जोन नंबर 5 में आता है। माइक्रोसिस्मिक जोनिंग मैप के अनुसार दिल्ली का लगभग 30% क्षेत्र जो है वो जोन नंबर 5 में आता है। रिमेनिंग रेस्ट पार्ट जोन नंबर 4 में आता है। इसलिए दिल्ली में भूकंप का खतरा जो है वो लगातार बना हुआ रहता है। तो
अब दिल्ली में भूकंप कब आएगा और कितना खतरनाक होगा, ये बता पाना बहुत बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आज दुनिया में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट तो बहुत हो चुका है, लेकिन भूकंप की भविष्यवाणी अभी भी नहीं की जा सकती। यह सिर्फ भारत में नहीं है, पूरे विश्व में भी भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। चूंकि हम सभी जानते हैं कि भूकंप जो है वो फ्रिक्शन यानी कि प्लेटों के घर्षण से पैदा होता है, और भूकंप से एक एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि ऊर्जा रिलीज होती है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जो दिल्ली में छोटे-छोटे भूकंप आ रहे हैं, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इससे एक बड़ा खतरा टल सकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि छोटे-छोटे भूकंप आने से एनर्जी रिलीज होती जाएगी, तो भविष्य में बड़ा भूकंप नहीं आएगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हर 200 से 500 साल बाद इस क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आता है, जिससे बड़ी तबाही होती है। तो ये एक उस बड़े भूकंप की ही तैयारी मानी जाती है। इसके अलावा जो इधर कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट हिमालय वाला क्षेत्र है, यानी कि ये जो रीजन है आपका, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड वाला रीजन, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सेंट्रल हिमालयन सिस्मिक गैप जो है वो बन गया है। सेंट्रल हिमालयन सिस्मिक गैप लगभग 500 किलोमीटर लंबा ये गैप जो है ये बन चुका है। अब ये गैप क्यों बना है, इसके पीछे रीजन क्या है? सेंट्रल हिमालयन सिस्मिक गैप जो है वो तब बनता है जब यूरेशियाई और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट कई वर्षों तक आपस में फ्रिक्शन यानी कि घर्षण नहीं करती हैं। जब इनमें घर्षण नहीं होता है तो यहाँ पर भूकंप भी नहीं आते हैं। भूकंप नहीं आते, घर्षण नहीं आते, तो बीच में गैप बन जाता है। उस गैप में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है, और उस टेंशन के क्रिएट होने के बाद इस क्षेत्र में बड़े भूकंप जो हैं वो आते हैं। इस सेंट्रल हिमालयन गैप का जो हम अनुभव है इससे पहले भी कर चुके हैं। 1505 में एक बड़ा भूकंप आया था, जिसके पीछे वजह सेंट्रल हिमालयन गैप था। 1803 में एक बड़ा भूकंप आया, जिसके पीछे वजह भी जो था वो सेंट्रल हिमालयन गैप ही था। मतलब हर 200 से 300 साल बाद सेंट्रल हिमालयन गैप की वजह से भूकंप आते हैं। ये एक बड़े भूकंप होते हैं। 1803 में आए भूकंप ने उत्तराखंड, हिमाचल, ये पूरे क्षेत्र में भारी तबाही जो थी वो मचाई थी। तो मतलब दिल्ली में भूकंप आ रहे के पीछे 3 आपकी धारणाएं चलती हैं। पहला ये बोलता है कि छोटे-छोटे भूकंप बड़े भूकंप को आने से रोकेंगे। दूसरा ये बोलता है कि ये बड़े भूकंप की तैयारी है। तीसरा इसके पीछे रीजन है सेंट्रल हिमालयन गैप, जिसको हम पहले भी अनुभव कर चुके हैं 1505 में, और 1803 में इसको हम अनुभव कर चुके हैं। दिल्ली की एक बड़ी समस्या क्या है कि दिल्ली एक तो जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5 में पाया जाता है। दूसरी से बड़ी समस्या क्या है कि दिल्ली वेल प्लानेड बसा हुआ नहीं है, यानी कि अनसाइंटिफिक तरीके से दिल्ली बसा हुआ है। तीसरा, दिल्ली की पॉपुलेशन बहुत डेंस है। चौथा, दिल्ली में 2/3 कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन है। दिल्ली में यमुना किनारे बहुत ही इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। दिल्ली में कई बार ऐसा देखा गया है कि भूकंप के बिना ही वहां की बिल्डिंग या इमारतें जो हैं वो गिर जाती हैं। तो अगर दिल्ली में कोई बड़ा भूकंप इस प्रकार का आता है, उससे भारी नुकसान हो सकता है। तो ये तो थी भूकंप के बारे में जानकारी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।